आज लिख लो ऐसे, डिलीवरी तो कर ही रहा, किसी को सलाह तो देने को तो। महात्मा गांधी या गांधीवादी काल, ठीक है। कल हम लोग इनके इंट्रोडक्शन पर चर्चा किए। इंट्रोडक्शन हम लोग कल देख लिए, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका शिक्षा कैसे हुआ और इनका भारत की राजनीति में जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है। बेसिकली ये भारत में पहली बार राजनीतिक रूप से जो पार्टिसिपेट किए, कहाँ पार्टिसिपेट किए, बीएचयू में, है ना। जब वो अपने बच्चों को छोड़ करके, कहाँ, शांति निकेतन में बच्चों को छोड़ करके वापस लौट रहे थे, तब बनारस में बीएचयू के अधीन ही एक राजनीतिक सभा में भाग लिए और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बात किया, स्वराज्य के बारे में बात किया। लेकिन डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वो कांग्रेस के रूप में पहली बार भाग लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में जब ये भाग लेते हैं तो यहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन है, तो बिहार के किसान नेता, ठीक है। राजकुमार शुक्ल हैं कौन, बिहार के किसान नेता। इनके निमंत्रण पर गांधी जी पहली बार बिहार पहुंचे। तो पहला तो प्रश्न यही होगा कि निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। क्या था बिहार की समस्या, बिहार की समस्या क्या थी, तो बिहार की जो मूल समस्या है वो नील किसानों की समस्या है। ठीक है, बिहार की जो समस्या है वो क्या है, नील के किसानों की समस्या, नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या। क्या समस्या था इनका, नील के किसानों की समस्या क्या थी, समस्या था 3 कठिया कानून। 3 कठिया कानून। 3 कठिया कानून का मतलब होता है, इसमें प्रोविजन ये था कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। ये कंपलसरी था। अगर किसी के पास 3 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है किसी किसान के पास, तो प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। ये कानून में था। लेकिन कानून में छूट भी था। कानून में छूट था कि अगर नील की खेती नहीं करना है तो मत करें। ऐसे में नील की खेती नहीं करने पर बढ़ा हुआ दर से राजस्व देना होगा। ऐसे में अगर नील की खेती नहीं करते हैं तो बढ़े हुए रेट से जो है सो क्या करना होगा, टैक्स देना होगा।
अर्थात टैक्स का रेट जो है वो अधिक होगा। क्या समस्या था नील की खेती में? नील की खेती में समस्या क्या है? नील की खेती की प्रमुख समस्या बंजर भूमि में वृद्धि होता था। बंजर भूमि में वृद्धि अर्थात खेत की जो फर्टिलिटी है, उत्पादन क्षमता है, उसे घटा देता था, कम कर देता था। फिर भी किसान जो है नील की खेती करते थे, 3 कठिया पद्धति का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए रेट से उनको टैक्स देना मंजूर नहीं था। ऐसे में अभी सब कुछ ठीक है, गड़बड़ी तब हो जाती है जब जर्मनी में कृत्रिम आर्टिफिशियल रंग का खोज होता है। जर्मनी में जब आर्टिफिशियल कलर का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, तब इन किसानों की समस्या बढ़ गई। अभी किसानों की, क्योंकि नील की खेती जब करते थे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है नील की खेती करते थे, बंजर भूमि हो रही है, लेकिन नील की खेती जब करते थे तो इसका कस्टमर जो है, इसका जो खरीदार है वो कौन है? अंग्रेज। ऐसे में नील की खेती से इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। चलो बंजर हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर 3 साल का दाम एक ही साल में अगर हम वसूल लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन उचित दाम भी नहीं मिलता था नील बेचने जाते थे तब ये, क्योंकि सिर्फ इसका खरीदार कौन है? अंग्रेज। और क्या कर, कौन लेगा इसको? भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर ही दिया। हम आप लोगों को पढ़ाए। तो नील का उपयोग सिर्फ कंपनी के पास था। कंपनी उचित जो है सोरा मूल्य नहीं देता था, उतना ही मूल्य प्राप्त होता था जितना इनकी लागत है। दूसरा घाटा हो जाता था कि उनकी खेती जो भूमि घट जाती थी, बंजर पड़ जाती थी। तीसरा समस्या तब आ गया जब जर्मनी में कृत्रिम रंग का खोज हुआ, और जब कृत्रिम रंग का खोज हुआ तब नील का मांग घट गया। घट ही नहीं गया, समाप्त हो गया। नील का जो मांग है वो क्या हुआ? घट गया। जब नील का मांग घट गया तो जो किसान नील की खेती कर रहे थे उसमें जो उसकी पूंजी लग रही थी, एक तरफ पूंजी बर्बाद हो रहा था, दूसरा तरफ उनका खेत नष्ट हो रहा है, तीसरा इसके वस्तुओं का खरीदार जब कोई नहीं है, तो ऐसे में जो किसान थे वो आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। जब इनका नील का मांग घट गया तब इनके पास ऑप्शन क्या है? इस रेट पर टैक्स दो, है ना? क्योंकि नील का खेती करते हैं तो बिक नहीं रहा, क्यों खेती करेंगे? पूंजी तो वहां भी फंसेगा, मेहनत भी वहां जाएगा, भूमि भी जाएगी। तो बिहार के जो किसान हैं नील की खेती ना करके वो बढ़े हुए रेट से टैक्स दे रहे थे और ब्रिटिश सरकार इसको वसूल रही थी। इस दशा में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बिहार आमंत्रित किए कि आप एक बार बिहार के किसानों की स्थिति देखिए कि बिहार के किसान किस दशा में है। महात्मा गांधी इनके निमंत्रण पर बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के बाद जो डिप्टी मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट है बिहार का, वो मजिस्ट्रेट पटना में है। डिप्टी मजिस्ट्रेट पटना में है। देखिए मजिस्ट्रेट जो है वो रांची में है,
रांची में बैठता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अंग्रेजों के अनुकूल था ना। तो जो डिप्टी गवर्नर बोल सकते हैं उसको, इस प्रांत का जो मजिस्ट्रेट था वो रांची में बैठता था, और डिप्टी जो मजिस्ट्रेट असिस्टेंट था कमिश्नर पटना का, वो पटना में था। महात्मा गांधी पटना उतरे और पटना उतरते ही वहां के सबसे पहले कमिश्नर से मिले। देखिए, सबसे पहले वो बताएंगे कमिश्नर को, गए और कमिश्नर से बोले कि क्या ऐसा कोई समस्या बिहार में है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही। तो जो बिहार का पटना का जो कमिश्नर है वो महात्मा गांधी को धमकी दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है, यहां पर राजनीतिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने का कोशिश नहीं करें, वरना आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी आइडेंटिटी दे दिए, एप्लीकेशन दिए, लेटर रिसीव किए और चल दिए। महात्मा गांधी पटना से गए मुजफ्फरपुर के कमिश्नर से मिले, और कमिश्नर से मिलने के बाद फिर वहां बोले कि क्या ऐसा कोई समस्या है। उसने भी वही जवाब दिया कि ऐसा कोई समस्या नहीं है जहां से किसानों का शोषण हो सके, यह विधि सम्मत है। फिर वहां से एप्लीकेशन लेकर के महात्मा गांधी कहां पहुंचे? चंपारण। चंपारण जब पहुंचे तो यहां पर कई किसान नेता थे, उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ल हैं ही, महादेव देसाई हैं ही, और भी किसान नेता थे, जहां महात्मा गांधी का स्वागत हुआ। महात्मा गांधी पहुंचे और महात्मा गांधी रजिस्टर लेकर के, फाइल लेकर के डोर टू डोर भटकने लगे, पता करने लगे कि आपके पास जमीन कितनी है, कितनी बंजर हो गई, आप कितना बड़ा रेट से टैक्स दे रहे हैं, कानून का क्या कहता है, आप लोग टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का परिणाम हम पर कितना है, कितना मेंबर हैं आप, आपकी कर्ज की स्थिति कितनी है, वो सब रिकॉर्ड लेते गए। पहला घर जब पहुंचे महात्मा गांधी तब तक ठीक है, दूसरा घर गए तो पहला घर का सारा बच्चा, बाल बच्चा बोलते हैं जिसको, सब दूसरा घर पहुंच गया। तीसरा घर गए तो दूसरा सहित सब पहुंच गया। चौथा घर गए तो तीनों घर के सब पहुंच गए, मतलब भीड़ जुटता चला गया। महात्मा गांधी यही करते थे, सुबह उठते थे, रिकॉर्ड लेते थे, और जब रिकॉर्ड लेने लगे तो जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो सब काम धंधा छोड़ करके महात्मा गांधी के पीछे चलने लगे। क्या होगा इसका परिणाम? ब्रिटिश सरकार के और सब काम ठप पड़ गए। ब्रिटिश सरकार को मजदूर नहीं मिलने लगा, गांव की गांव जो है सो ऐसा लगता था जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ है। पूरा गांव जो है सो महात्मा गांधी के पीछे चक्कर लगाने लगा, किसानों की स्थिति पता करने लगा। ऐसे में चंपारण का जो अधिकारी था वो महात्मा गांधी को यहां के लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। अब महात्मा गांधी को जब जेल में डाला गया तो पूरे जेल को गांव के लोगों ने घेर लिया, सब जेल के बाहर बैठ गए, काम और ठप हो गया। सब कोई सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल कर रहे, महात्मा गांधी भी भूखे हैं, वो भी भूखे हैं। उस अधिकारी को जब पता चला कि आखिर ये आदमी कौन है, तो उसने फोन किया पटना, और पटना से फोन आया रांची। तो डिप्टी गवर्नर बताए कि पहले उस आदमी को छोड़ो। अब महात्मा गांधी को आदेश मिला कि आप जेल से बाहर आए। महात्मा गांधी बोले अब हम जेल से बाहर नहीं आएंगे, पहले इस बात के लिए एक कमेटी बनेगी कि वो कानून सही है या गलत। दूसरा, उस कानून के कारण बिहार के किसानों को कितना घाटा हुआ ये पहले पता करो, और जो बढ़े हुए रेट से आपने टैक्स लिया है वो टैक्स सरेंडर करो, तभी हम जेल से वापस आएंगे। तो महात्मा गांधी जेल से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है, वहां से कोई वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। तब डिप्टी गवर्नर उन्हें रांची बुलाए। महात्मा गांधी
रांची आए। जब रांची आए तो रांची में डिप्टी गवर्नर एक कमेटी बनाते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि क्या बिहार में नील के किसानों के लिए तिरकठिया कानून शोषणकारी है, बाध्यकारी है, जिसने उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। कमेटी बना इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी क्या करना था, महात्मा गांधी पूरा इंक्वायरी रिकॉर्ड रखे हुए थे, डाटा रखे हुए थे। उस कमेटी के एक मेंबर महात्मा गांधी भी थे। सारा रिकॉर्ड महात्मा गांधी दे दिए। कमेटी ने इंक्वायरी किया, महात्मा गांधी का सारा रिपोर्ट सही पाया गया और ब्रिटिश सरकार पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि हां तिरकठिया कानून इलीगल है। ना सिर्फ एक्सेप्ट किया कि बढ़े हुए रेट से जो टैक्स लिया था 1917 में, उसका 25% रेट जो है वो वापस कर दिया और साथ ही साथ भारत में नील की खेती करना कंपलसरी है, वो खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो ये पहला जीत है महात्मा गांधी का, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके समर्थन में? नील के किसानों के समर्थन में। और किसके विरोध में? तो तिरकठिया कानून के विरोध में। जब इसमें सफलता मिली तो इस सफलता के बाद क्या क्या हुआ, नोट कर लिए सब? हो गया? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में सफलता के बाद के उपरांत बिहार के लोगों ने गांधी जी को क्या मान लिया? प्रश्न पूछा हुआ है बीएसएससी में कि चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार के लोगों ने गांधी जी को क्या मान लिया? भगवान। महात्मा गांधी को इन्होंने क्या मान लिया कि ये भगवान है, अर्थात अवतार है। दूसरा चीज, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। और चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, हम बताए कि ये कब हुआ? 1917 में। इस सत्याग्रह के बाद बहुत सारा र्यूमर फैला था। जिस समय वहां होता है ना कि जैसे कुछ र्यूमर ऐसा भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे क्या होता है कि किसान थे ब्रजमोहन, जिनका नाम वो बताते हैं कि उनके खेत में आग लग गई। जब उनके खेत में आग लग गई तो सोए हुए थे, अचानक गांधी जी उसको आए, मार के बोले जाओ खेत बचाओ। दूसरा चीज क्या हुआ, किसी चाय की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं कलेक्टर के पास गया,
गांधी जी का नाम जब रहा था तो कलेक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सिंचाई की व्यवस्था के लिए व्यवस्था किया जाएगा। मतलब एक र्यूमर होता है, वो सारे र्यूमर फैलने लगे कि ईश्वर के रूप में ईश्वरीय शक्ति हमें जो सो बचा रहा है। महात्मा गांधी यहां से किसानों के नेता बन गए, जन समुदाय के नेता बन गए, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के उपरांत 1918 में 2 और सत्याग्रह किए, एक खेड़ा और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर का सत्याग्रह। खेड़ा का जो सत्याग्रह है वो अकाल के दौरान, सूखा जब पड़ा तो सूखा के दौरान जो टैक्स में माफी की बात की जाती है, उस माफी को लेकर के किया गया था कि कर जो है सो भुगतान नहीं किया जाएगा। और अहमदाबाद जो मिल है, अहमदाबाद मिल में चूंकि एक कॉटन मिल था, सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र का जो मिल है, इस सूती वस्त्र के मिल के लोगों को एक बीमारी होती थी। कौन सा? टीवी का। कौन सा बोले? कॉटन मिल के मजदूरों को कौन सा बीमारी होता है? टीबी? अरे नहीं, वो नहीं। अरे चूहा से कौन सा होता है? प्लेग। क्योंकि जहां कॉटन का लुगदी होता है ना, वहां पर चूहे रहेंगे, तो चूहे काट लेते थे मजदूरों को। तो मजदूरों को चूहों को काटने से क्या होता था? प्लेग होता था। प्लेग पूरे जब मजदूरों में फैल जाता था तो मजदूरों को बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस। तो इस प्लेग बोनस को लेकर के, मजदूरों को जो प्लेग बोनस मिलता है, इस प्लेग बोनस को लेकर के महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों को समर्थन में क्या किया था? सत्याग्रह किया। तो एक के बाद एक 3 सत्याग्रह किए महात्मा गांधी, और इन तीनों सत्याग्रह में उनको क्या मिली? सफलता मिली। ये जो तीनों सत्याग्रह है, जब इन तीनों सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता मिलती है तो महात्मा गांधी हटा दे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो ये 3 सत्याग्रह जो है, 3 सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी जन नेता बन गए, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नेता मिला जो गांधी है, एक हथियार मिला जो सत्याग्रह है, और एक मार्ग मिला जो अहिंसा है। एक मार्ग मिला जो क्या है? अहिंसा है। या
हो गया। महात्मा गांधी जब ये 3 सत्याग्रह में सफल हुए, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किसी और मुख की ओर मोड़ दिया। तो अभी तक जो कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा था वो संस्थागत चीजें थी, हिंसक चीजें थी, लेकिन वो जो लोग हैं उन लोगों से अभी भीड़ कटा हुआ है, भीड़ नहीं है। अब एक तरफ है कांग्रेस, और कांग्रेस में कौन है? इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी वर्ग, और दूसरे तरफ है जन सामान्य। और यहां कौन है? तो किसान और मजदूर, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन है? तो M.K. जी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब राष्ट्रीय आंदोलन हवा हवाई में नहीं बल्कि भूमिगत रूप से काम करेगा, भूमिगत रूप से, सामान्य रूप से काम करेगा। अभी देखिए महात्मा गांधी कब आए भारत? 1915 में। और महात्मा गांधी का इतिहास अभी तक आप लोग कब तक पढ़े हैं? 1918। इस समय तक कुछ बड़ा घटना घट रहा? इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ये जो दौर है ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कहा गया पता है? क्या कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा जाता था वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। किसने कहा था? ब्रिटेन प्लस फ्रांस। इन दोनों ने प्रथम विश्व युद्ध को स्वतंत्रता की लड़ाई जो है सो समझ ली है, स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में घोषणा कर दी है। ऐसे में महात्मा गांधी को लगा कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। ब्रिटेन जीतेगा तो भारतीयों को भी अधिकार मिलेगा। महात्मा गांधी के फॉलोवर तो है ही ये लोग। महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीयों से निवेदन किया क्या कि ब्रिटिश सेना में शामिल होकर सहायता करो। ये महात्मा गांधी बोले कि भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हो और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें ताकि इस युद्ध में ब्रिटेन जीत करके भारतीयों को अधिकार दे सके। जैसे ही महात्मा गांधी आह्वान किए, क्योंकि किसान मजदूर तो यही, सेना तो यही से होता है, आज भी सेना यहीं से है, या तो किसान का बेटा होगा या मजदूर का बेटा होगा। सेना में है कौन? आज भी सेना यही है। तो ऐसे में भारी मात्रा में ब्रिटेन के सेना में शामिल हुए और जब महात्मा गांधी ये रिक्वेस्ट किए तब महात्मा गांधी को भारतीय नेताओं ने क्या कहा? भारतीय नेताओं ने
सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया है, तो किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इसे केसर ए हिंद की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी, तो किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने। हो गया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। हो गया? अब क्या होगा? वो सारा सपना जो महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार से आशा लगा के बैठे थे, सब चूर हो जाएगा। अंग्रेजों ने आजादी की बात की थी कि हां ये युद्ध आजादी का है, लेकिन अंग्रेजों से आजादी नहीं, जर्मनी, इटली और उनके मित्रों से आजादी। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वार का जो कंडीशन है वो उसी समय तय हो गया था जब इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। लोग ढूंढते हैं कि इटली का और ये वर्ल्ड वार का कंडीशन सेराजोवा हत्याकांड है, नहीं, कोई एक घटना वर्ल्ड वार शामिल नहीं कर सकता। जिस समय यूनिफिकेशन हुआ था इटली का और जर्मनी का, उसी समय तय हो गया था कि युद्ध होगा। अब मान लीजिए कि आप किसी के भूमि पर कब्जा करके रखे हैं और अपने यहां उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि धीरे धीरे तुम बढ़ो, तो उसके माइंड में तो यह है कि आज नहीं तो कल हमारा तुमसे लड़ाई होगा। इटली और जर्मनी का भी यही था। इटली के शासक और जर्मनी के शासक उसी समय तय कर लिए थे कि समय आने पर मेरा अंतिम युद्ध इन्हीं दोनों से होगा। तो इटली और जर्मनी के गुलामी से आजादी की बात कर रहे थे ये दोनों। ये महात्मा गांधी को बाद में बात स्वरूप पता चलेगा। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ तब क्या क्या हुआ? पहला 1919 में रॉलेट एक्ट आया। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन को क्षति पहुंचाने के लिए, ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए भारत के क्रांतिकारी नेता हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ब्रिटिश सरकार भारत में इन क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने में जुटी हुई थी, जिससे वर्ल्ड वार के दौरान इनकी शक्तियां बट भी गई थी। तो उन क्रांतिकारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए 1919 में कानून आया, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का प्रावधान क्या था
तो इसका प्रावधान था बिना किसी कारण गिरफ्तारी। बिना किसी कारण के किसी को गिरफ्तार कर लेना, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? इस कानून का उद्देश्य था क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, यह इसका उद्देश्य था। इस कानून के तहत दो क्रांतिकारी नेताओं, एक डॉक्टर सतपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। हो गया। फाइनली हम कह सकते हैं कि इस कानून के द्वारा भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीना गया। गया। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा का आयोजन किए। सत्याग्रह सभा जो है वो आयोजित किए। ऐसे में महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना किया। महात्मा गांधी को इस दौरान महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश पर
इसके कारण दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। हो गया। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के कारण के गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन निहत्थे जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई। गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में निहत्थे विदाउट एनी आर्म्स बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया गया। कब? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919। हो गया। मिटा दें। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने बिना सूचना दिए अंधाधुंध गोली चलवा दिया। बिना किसी सूचना के उसने अंधाधुंध जो है सो गोलियां चलवा दिया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। एक दो नहीं, लगभग 1300 लोग की मृत्यु हो गई थी। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्या कांड के नाम से जाना जाता है। इस दुर्घटना, यह दुर्घटना कहना ठीक है, इस षड्यंत्र, इस हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइट अर्थात सर की उपाधि वापस कर दी और गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिए, वहीं टैगोर के द्वारा नाइट का उपाधि अर्थात सर की जो टाइटल है उसको वापस कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसने
आवश्यक कार्यवाही माना, आवश्यक कार्यवाही माना। ये हंटर आयोग किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने। वहीं इसके जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मालवीय आयोग बनाया गया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मालवीय आयोग का गठन किया गया। हो गया? यहां पर हंटर आयोग और मालवीय आयोग दोनों इसका जो जांच करेगा, ये इसको क्रिटिसाइज करेगा, ये इसको आवश्यक कार्यवाही बताएगा। इसी रिपोर्ट पर आधार पर, इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर डायर को ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या बोलेगा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बोलेगा। हंटर आयोग की रिपोर्ट। सर ब्रिटेन हाउस ऑफ के बाद क्या है? लॉर्ड्स। हो गया? लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिसे इस घटना को आवश्यक कार्यवाही माना। हो गया? इस घटना के उपरांत पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। डंडा फौज का गठन किया गया। हो गया? तो एक तो घटना घट रहा कहां से? रॉलेट एक्ट से। ये सब रॉलेट एक्ट का परिणाम है। ठीक है? दूसरा घटना क्या घटेगा? दूसरी और प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के खिलाफत की सत्ता को समाप्त कर दिया।
और ये एक नया मोड़ ले लेगा भारतीय इतिहास में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तो घटना क्या घटी कि रॉलेट एक्ट आया, और दूसरी घटना क्या घटेगी कि तुर्की का जो खिलाफत है उस खिलाफत राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा। होगा क्या कि ब्रिटेन और फ्रांस जिन जिन को गुलाम बना करके रखे थे वो अधिकतर देश मुस्लिम भी थे, वहां पर मुस्लिम जनसंख्या थी, और मुस्लिम जब जनसंख्या थी तो मुस्लिम जनसंख्या को समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि तुर्की के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की में खिलाफत है, खलीफा बैठता है। लेकिन तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ था, तो उन्होंने मुस्लिमों को यह एश्योर किया था कि अगर जीत भी जाते हैं, अगर हमारी जीत होती है तो तुर्की के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और जीतते ही उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और खिलाफत की सत्ता को समाप्त कर दिया। और जब खिलाफत की सत्ता को समाप्त कर देगा तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की आलोचना मुस्लिमों द्वारा की जाएगी, और यही आलोचना का एक परिणाम होगा भारत में खिलाफत आंदोलन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नीले के खेती होगा मैट्रिक